हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एसएचएम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट एंड जेईई एग्जाम में। तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके नीट और जेईई एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों के क्वेश्चंस लिए हैं, नीट के और जेईई के। लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पर अराउंड 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और अलग अलग कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। चलो देखते हैं। तो इन द क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट वी हैव गिवन, अ पार्टिकल ऑफ मास m oscillates along x-axis according to the equation x is equals to a sin omega t. The nature of the graph between the momentum and the displacement of the particle is. तो अब हमें नेचर बताना है मोमेंटम का, दैट इज p, एंड डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम बोल देते हैं से योर x. सो मोमेंटम इज p, डिस्प्लेसमेंट इज x. सो हमें पता है कि x आपको दिया हुआ है, दैट इज a साइन ओमेगा t. तो अगर हम बात करें मोमेंटम के लिए, हमको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी विल बी a ओमेगा कोस ओमेगा t. तो हमें वेलोसिटी मिल गया। अगर इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा, दैट इज m a ओमेगा कॉस ओमेगा t. सो डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, हमें मोमेंटम पता है। तो आप क्या कर सकते हैं, कभी भी अगर हमें इन दो चीजों में अगर रिलेशन निकालना है तो हमें t वाली टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 जो हमारी है, और इसको हम 2 बोल देते हैं। तो 1 से हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी एज x अपॉन a, और सेकंड से आप लिख सकते हैं योर p अपॉन m a ओमेगा इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी. अब हमें पता है कि हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ये 1 के बराबर होता है। तो यहां पर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, योर x अपॉन a स्क्वायर प्लस p अपॉन m a ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो यहां पर आप देख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन m a ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1. और ये अगर आप ध्यान से देखें ये किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये इक्वेशन होती है इलिप्स की. तो इसका मतलब जो मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट है उनका अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो एक इलिप्स होगा. सो द आंसर इज डी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी. तो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, where x is the displacement at time t and omega is the frequency of oscillation. Which one of the following graph shows correctly the variation of a with time? तो यहां पर बच्चों जो a है that is your acceleration. Okay, so it is your acceleration. तो हमें acceleration versus time का ग्राफ बताना है. तो हमें पता है कि जो x अगर आपको दिया हुआ है, x is given as a cos omega t. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी, दैट इज माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. और अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो दैट विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा. अगर आप टी को 0 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी नेगेटिव और वो होगी मैक्सिमम. तो यहां पर अगर हम ग्राफ देखें तो विच ग्राफ इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, इसको देखो आप कह सकते हैं. और ये आपका देखो इसमें कौन सा हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज हमारा 0 पर डिस्प्लेसमेंट जो है, सॉरी जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी और नेगेटिव साइड में मैक्सिमम है. सो आपका जो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज 0 पर टी जब 0 है हमारी एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है इज ए ओमेगा स्क्वायर एट टी इक्वल्स टू 0. तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है दिस इज योर माइनस योर ए कैपिटल ए ओमेगा स्क्वायर. सो दैट इज द आंसर. In the next question, a particle is executing SHM along a straight line. Its velocity at distances x1 and x2 from the mean position are v1 and v2 respectively. Its time period is. तो हमें options दी हुई हैं और हमें बताना है time period. So what we have to find? We have to find the time period. और हमें एक और चीज पता है कि अगर आपको निकालना है velocity of the particle as a function of displacement from the mean position, उसका फॉर्मूला होता है ये.
a square minus x square. So that is the formula of v as a function of displacement. अब आपको पता है कि जो v1 है वो कब है, वो आपका दिया हुआ है x1 पर, और जो v2 है वो आपको दिया हुआ है x2 पर, और हमें टाइम पीरियड निकालना है. तो टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω. तो अगर इन दो इक्वेशंस में से हम ओमेगा निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा. तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, वी कैन एलिमिनेट a. तो चलो उसको करते हैं. तो हमें क्या मिलेगा, देखो v1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. सिमिलरली v2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर विल बी a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. अब क्या कर सकते हैं, हम a को यहां पर एलिमिनेट करें तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो हमको क्या मिलेगा, देखो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ गया है, और यहां से आप देख सकते हैं कि हमको 1/ω मिलने वाला है. तो 1/ω विल बी x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. इसका अगर हम स्क्वायर रूट कर दें, सो दैट विल बी योर 1/ω. सो टाइम पीरियड विल बी 2π स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. तो अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस केस के, तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो इस तरह से हम इसको टैकल कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन टू डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय y1 equals to a sin omega t and y2 equals to b cos omega t are superimposed. The motion is, तो आपको बताया है कि हमारे पास दो SHMs हैं. एक आपके पास है y1 is equals to a sin omega t, और दूसरा आपको दिया हुआ है y2 b cos omega t. तो कभी भी हम अगर SHM को सुपर इम्पोज करते हैं तो आपका जो रिजल्टेंट SHM होगा दैट विल बी समीशन ऑफ दीज टू. तो आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, y1 प्लस y2. तो आपको क्या मिलेगा, a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t. ओके, तो यहां पर cos है. तो अब कभी भी अगर आपको इस तरह से एक लीनियर रिलेशन मिले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में साइन और कॉस के बीच में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो इनके कोफिशिएंट्स हैं साइन और कॉस के a और b, इनको इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब इस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिलेगा, वी विल हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पर आपको मिलेगा a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, that is sin omega t plus b upon square root of a square plus b square cos omega t. So अगर आप देखें जो ये कोएफिशिएंट आया a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इनको अगर हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे यू विल गेट 1. तो आप इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम एक एंगल डिफाइन कर सकते हैं से साइन, or you can say your cos phi is equals to a upon square root of a square plus b square and sin phi as b upon square root of a square plus b square. तो आपका जो y है वो हो जाएगा square root of a square plus b square टाइम your sin omega t टाइम्स, इसको हम लिख सकते हैं cos phi प्लस योर साइन फाई कॉस ओमेगा टी. तो अब ये क्या बन गया, देखो ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई. तो ये हमारे पास एक SHM आ गई है. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो आप देख सकते हैं इट इज अ हार्मोनिक फंक्शन. तो ये एक SHM है जिसका एम्पलीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Okay, so that is the answer of this particular question. Okay, in the next question, a particle is executing simple harmonic motion. Its maximum acceleration is alpha, maximum velocity is beta.
देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम आपकी एक्सेलरेशन होती है ए मैक्स, दैट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड टाइम्स स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये मैक्स होता है, और आपका जो वी मैक्स होता है दैट इज द स्पीड, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड टाइम्स द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और हमें दिया है कि जो आपका ये है दिस इज गिवन एज अल्फा, ये आपको दिया हुआ है बीटा। तो यहां से हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, आप इनको डिवाइड कर दो, तो यू विल हैव अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा। तो यहां से आपको ओमेगा मिल जाएगा, तो ओमेगा कम्स आउट टू बी अल्फा बाय बीटा, सो द टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो बहुत इजीली हमारे पास आंसर आ गया है 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा। So the option C is correct. So the answer is C. So let's see next question. Next question में क्या दिया है, पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर SHM विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो आपको एम्पलीट्यूड दिया है 3 सेंटीमीटर। व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, अगर पार्टिकल का जो x है वो 2 सेंटीमीटर है मीन पोजीशन से, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो यहां पर वेलोसिटी जो है आपकी x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इक्वल्स टू इट्स एक्सेलरेशन, इसके एक्सेलरेशन के बराबर है। तो ये चीज हमको दी हुई है। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें, हमें एक फॉर्मूला पता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, v इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको पता है। तो अगर हमें निकालना है वेलोसिटी एट एक्स इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हैं ओमेगा हमको नहीं पता है, एम्पलीट्यूड हमको पता है दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 इंटू 10 रेज्ड पर माइनस 2 स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर 2 इंटू 10 रेज्ड पर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि 10 रेज्ड पर माइनस 2 को हम बाहर लेकर जा सकते हैं। सो वी हैव ओमेगा इंटू 10 रेज्ड पर माइनस 2, और यहाँ पर हमें मिलेगा 9 माइनस 4, सो इट विल बी रूट 5 ओमेगा 10 रेज्ड पर माइनस 2। तो ये हमको मिल गया है v वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। और हमें बोला है कि जो देखो व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो इसकी जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन इज योर मैग्नीट्यूड यहाँ पर, तो दैट विल बी एम्पलीट्यूड टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम। सो यहाँ पर ये तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। और ये किसके बराबर होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर x, जो कि आपका 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पुट कर दें ओमेगा स्क्वायर x आपका है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 रेज्ड पर माइनस 2। तो हमें एक्सेलरेशन मिल गई है 2 सेंटीमीटर पर, और हमें वेलोसिटी पता है 2 सेंटीमीटर पर, और इनका जो मैग्नीट्यूड है बराबर है। तो आपका एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो यहां से अब आप लिख सकते हैं दैट इज ओमेगा स्क्वायर 2 इंटू 10 रेज्ड पर माइनस 2, और यहां से आप लिख सकते हैं रूट 5 ओमेगा 10 रेज्ड पर माइनस 2। अब आप देख सकते हैं 10 रेज्ड पर माइनस 2 कैंसिल हो गया, एक ओमेगा से एक ओमेगा गया, सो ओमेगा कम्स आउट टू बी रूट 5 बाई 2, और जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा। सो द टाइम पीरियड विल बी 2 पाई स्क्वायर अपॉन your root 5 into 2, so it comes out to be 4 pi upon root 5। तो अगर आप ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k इज कट इनटू द लेंथ ऑफ 1:2:3। तो हमारे पास एक स्प्रिंग है इस तरह से, और इस स्प्रिंग को हमने कट कर दिया है 1:2:3, कुछ इस तरह से 1:2:3 में।
दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज के डैश। फिर हमने इनको क्या करा, अलग अलग काटने के बाद इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और उस केस में आपका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आता है दैट इज के डैश। देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द फोर्स कांस्टेंट इज के डबल डैश। अगर पैरेलली इनको कनेक्ट करते हैं तो उनका जो फोर्स कांस्टेंट वो के डबल डैश आता है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस, के डैश अपॉन के डैश एंड के डबल डैश की रेशियो निकालनी है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, उसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मुझे अपने इन तीन पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, मान लेते हैं इनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K1, K2 एंड K3, जो हमारे तीन पार्ट्स हमने करे हैं 1:2:3 में। तो आपका जो K1 रेशो K2 रेशो K3 होगा दैट विल बी इनवर्स। तो आप लिख सकते हो 1/1, 1/2 एंड 1/3। ओके, उनकी लेंथ 1:2:3 है, तो आप इसको इनवर्स कर दो 1/1, 1/2, 1/3। अब इसको होल नंबर्स में चेंज करते हैं, इसको थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी हैव 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। तो इसका मतलब जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 हो गया मान लो 6x, K2 आ गया आपका 3x, K3 आ गया आपका 2x। तो K1, K2, K3 हमको मिल गया है। और एक और चीज आपको याद होगी जब हम स्प्रिंग फोर्स पढ़ी थी कि अगर आपकी स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है इस तरह से, मैं अगर आपको दिखाऊं, एक स्प्रिंग आपका ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होता है यहाँ पर जो K डैश आपको दिया हुआ है दैट इज 1/K डैश, अगर सीरीज में कनेक्ट है, इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ओके, और ये तो मिल गया, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, तो इट विल बी 1/6x प्लस 1/3x प्लस 1/2x। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपका 6x आएगा, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, इट कम्स आउट टू बी 1/x। तो k डैश इज इक्वल्स टू x। अगर हम स्प्रिंग्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं इस तरह से, ये आपका K1 है, ये आपका K2 है, ये आपका K3 है, जो इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो यहाँ पर K डबल डैश बोला है, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ दीज K1 प्लस K2 प्लस K3। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा 11x। हमको निकालना है K डैश अपॉन K डबल डैश। K डैश आपका है x, डबल डैश आपका है 11x, तो यहाँ से आपको मिला 1:11। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है फॉर अ सिंपल पेंडुलम अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट इट्स डिस्प्लेसमेंट d। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दीज करेक्टली। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर आपको पता है कि अगर हमारा सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से, तो ये तो हमने एक्सट्रीम पोजीशंस बना दी हैं और ये हमारी मीन पोजीशन है। तो इसका मतलब जब इनको मैं नाम देता हूं ABC, तो A पर क्या होगा, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्स होती है और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज मिनिमम। ये मिनिमम होता है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आपकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, बिकॉज आपका जो बॉब है उसकी हाइट बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 होनी चाहिए और सेंट्रल पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होनी चाहिए। तो जो आपके ग्राफ ए में दिख रहा है, और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होनी चाहिए, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ग्राफ में। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर y एक्सिस पर आपकी एनर्जी है तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी शोन लाइक दिस, वेयर दीज टू पॉइंट्स आर एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है ना, ये आपका D है। ये तो हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी आप दिखा सकते हैं लाइक दिस। और इनका जो सम होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वो कंजर्व रहेगा, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ
SHM और सिंपल पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो कंजर्व रहेगी अगर हम मानते हैं कि इसकी मोशन SHM है। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि ये SHM है, तो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। सो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ए। अगला देखते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है a particle executes SHM with a frequency f, the frequency with which its kinetic energy oscillates। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक SHM है, उसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज a ओमेगा cos ओमेगा t मान लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिया है a sin ओमेगा t। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m v स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। तो cos स्क्वायर ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी बाय 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ रहा है ये वाला फंक्शन cos 2 ओमेगा टी। इसको हम ऐसा लिख देते हैं 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी। तो अब इस फंक्शन को देखो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज डबल। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो गई है। ओमेगा से कितना हो गया? यहां पर ओमेगा था, ओमेगा से 2 ओमेगा हो गया। तो फ्रीक्वेंसी हैज डबल्ड, तो इसका मतलब 2f विल बी द आंसर। आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी काइनेटिक एनर्जी की, वो अपने आप को रिपीट करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है 2 ओमेगा। सो आंसर विल बी 2f। नेक्स्ट, अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट 2, फोर्स कांस्टेंट आपको दिया है दैट इज 2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर, और जो एम्पलीट्यूड है दैट इज गिवन एज 0.01 मीटर, एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज गिवन एज 160 जूल्स। तो एक मैकेनिकल एनर्जी, मैं इसको ए लिख देता हूं। सो मैकेनिकल एनर्जी आपको दी है 160 जूल्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, वो मिनिमम कितना होगा? 0 के बराबर होगी। तो उस केस में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, एंड दैट विल बी योर मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। सो दैट कम्स आउट टू बी 160 जूल्स। तो एक चीज हमको पता है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वो 160 जूल्स होगी, तो ये हमको पता चल गया। तो अगर हम बात करते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर की, ए स्क्वायर की, ये इसकी वैल्यू कितनी आती है? हाफ ए कितना है आपका? 0.01 स्क्वायर इंटू 2 × 10⁻⁶। तो इसको आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू आ रही है 100 जूल्स। अब बेसिकली ये क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि इस केस में 100 जूल्स, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, हाफ के ए स्क्वायर इज योर पोटेंशियल एनर्जी, पर हमें पता है कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो 160 जूल्स है, पर यहाँ पर 100 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है इट इज नॉट जीरो। हम नॉर्मली मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं, बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट जीरो। तो इसका मतलब ये जो 100 जूल है, दिस इज द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। तो ये 100 जूल्स विल बी द काइनेटिक एनर्जी मैक्स, दैट इज 100 जूल्स। मतलब इस पर्टिकुलर केस में जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम होगी। ओके, और ये मिनिमम कितना होगा? दैट मिनिमम विल बी 60 जूल्स, ताकि इन दोनों का सम जो है वो 160 जूल्स के बराबर आए। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। सो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 100 जूल्स, नहीं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 160, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 100 joules, yes, maximum kinetic energy is 100 joules. Maximum potential energy is 160, yes. Maximum potential energy is 0, that is incorrect. Okay, so in the next question, an object of mass 0.2 kg executes simple harmonic oscillation along x-axis with a frequency of this. तो हमें frequency given है that is 25/pi and mass is also given that is 0.2 kg. At a position x equals to 0.04
द ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल्स, मतलब ये आप मीटर में मान लो, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 0.5 जूल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0.4 जूल। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज, तो हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी हमको पता है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे दिखाते हैं, योर v इज गिवन एज ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दिस इज वेलोसिटी, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, सो इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमको पता है, हमें एम्पलीट्यूड नहीं पता है, हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, हमें x पता है, हमें ओमेगा कहाँ से मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, मास हमको पता है एंड इसकी वैल्यू हमको दी हुई है दैट इज 0.5। अब इसको यूज करते तो हमें क्या मिला, देखो हाफ मास इज 0.2, ओमेगा ओमेगा निकाल लेते हैं पहले, सो ओमेगा इज, यहां पे निकाल लेते हैं 2 pi f, so it will be 2 pi into 25 by pi, so it comes out to be 50 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा हमको मिल चुका है दैट इज 2500 हो जाएगा यहाँ पर, इनटू a हमको निकालना है, x आपको दिया हुआ है दैट इज 0.04 स्क्वायर। ओके, सो इट कम्स आउट टू बी 0.1, सो इट ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस 0.4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 250, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 and it is 50, so that comes out to be your 0.2 into 10 raised power minus 2, okay, 0.2 into 10 to minus 2, so a square will be square root of, okay, in the next question, a particle is executing simple harmonic motion with the time period t, at time t equals to 0, it is at a position of equilibrium and the kinetic energy time graph of the particle will look like, अगर वो equilibrium position पर है तो आप कह सकते हैं कि जो displacement होगा उसको हम लिख सकते हैं a sin ओमेगा t। तो यहां से अगर आप velocity निकालेंगे that comes out to be a omega cos omega t, so the kinetic energy will be half mv square that is a square omega square cos square omega t। तो यहां पर आपको cos square omega t नजर आ रहा है, तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ विल बी, तो when t is 0 तो ये समवेयर यहां पर वैल्यू होगी, when omega t is your pi by 2 so it will be 0, तो मतलब यहां पर आपका होगा t by 4, फिर उसके बाद फर्दर आपकी वैल्यू नेगेटिव साइड में इंक्रीज करेगी cos ओमेगा t की, अगेन इट विल बी समथिंग लाइक दिस, तो t by 2 पर ये यहां पहुंच जाएगा एंड देन अगेन नीचे आएगा, सो दिस इज योर 3t by 4 एंड दिस अगेन दिस इज योर t। तो अब देखिए इससे सिमिलर ग्राफ कौन सा है हमारे पास, ये देखो पहला सी ऑप्शन को देखो, आपका t by 4 पर 0 हो रहा है, फिर t by 2 पर मैक्सिमम हो रहा है, फिर 3t by 4 पर आपका 0 हो रहा है, फिर आपका t पर मैक्सिमम हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें cos स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ बनाना था, तो वो ये वाला ग्राफ बनेगा आपका। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है द xt ग्राफ ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM is shown below, the acceleration of particle at time t equals to 4/3 सेकेंड, तो 4/3 समवेयर यहाँ पे कहीं पर ये मान लेते हैं आपका, सॉरी नॉट यहाँ पे कहीं पर ये आपका 4/3 है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर हमें बताना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसकी इक्वेशन क्या बन रही है, तो आपका पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, ओके, और इसका जो एम्पलीट्यूड है आप देख सकते हैं, यहाँ से हमको एम्पलीट्यूड मिलेगा, इसका एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और इसका जो टाइम पीरियड है आप यहाँ से टाइम नोट कर सकते हैं
आपकी एक वेव कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, टाइम इज 8 सेकेंड। तो हमें टाइम पता है, तो अगर आपको टाइम पता है तो टाइम से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 1/f। सो f विल बी 1/8, दैट इज 0.125 सेकेंड इनवर्स, सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी। और आपको एम्पलीट्यूड पता है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी 2πf, दैट विल बी 2π/8 विच इज π/4 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गई है, हमें एम्पलीट्यूड पता है, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी आप बहुत ईजिली इसको लिख सकते हैं। योर डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज a साइन ओमेगा टी। ए आपका है 1 सेंटीमीटर साइन π/4 टी। तो ये हमको मिल गया है। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सो द एक्सेलरेशन विल बी 1 सेंटीमीटर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आपका एक नेगेटिव साइन आएगा, एंड वी हैव ओमेगा एंड योर साइन π/4 टी। तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 4/3 सेकेंड। तो वैल्यू पुट कर दें इसकी, -1 सेंटीमीटर, ओमेगा आपका है π/4 स्क्वायर, और साइन π/4 इंटू 4/3। 4 से 4 कैंसिल, एंड π/3 इज 60 डिग्री, तो साइन 60 इज 1/2, सो इट विल बी 1 सेंटीमीटर, और ये आपका हो गया π²/16 साइन 60 is √3/2, so it comes out to be minus √3 π² अपॉन 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, तो ऑप्शन नंबर डी, सो द डी इज द राइट आंसर। In the next question हमें given है, a simple pendulum has a time period t1, okay, the point of suspension is now moved upward according to the relation y equals to kt square, where y is the vertical displacement. The time period now becomes t2, the ratio of t1 square upon t2 square is, ये हमें निकालना है, g आपको दिया है 10 के बराबर है, तो ऑप्शंस आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि जो हमारा पेंडुलम है ये उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ पर आपका पेंडुलम का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और ये जो आपका पेंडुलम है इसकी लेंथ हम मान लेते हैं, इसकी लेंथ जो है दैट इज l, एंड इस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज g। तो जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2π√L/g। अब क्या हुआ, हमने इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को, ये आपका t1 है, तो ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू kt स्क्वायर। तो देखते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको मिलता है 2kt। अगर ये आपको मिल गया वेलोसिटी। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो इट कम्स आउट टू बी dv/dt, और ये आपका आ गया है 2k, और k की वैल्यू हमें 1 दिया हुआ है, दैट इज 2 × 1, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आप ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक सेम वैसी सिचुएशन बन गई कि आपके पास एक एलिवेटर है, और इस एलिवेटर में आपके सीलिंग पर हमारा पेंडुलम बंधा हुआ है इस तरह से, और ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आपको पता है कि जब एलिवेटर ऊपर जाता है तो हमारी जो g इफेक्टिव है दैट विल बिकम g प्लस a0, where a0 is 2, so 10 plus 2 that is 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जो t2 होगा दैट विल बी 2π√L/g इफेक्टिव, दैट इज 12, यहाँ पर आपका 10 था, 2π√L/10। तो आप सिंपली यहाँ से अब निकाल सकते हैं t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर विल बी योर 12/10, और ये कितना आ गया 6/5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप को ये क्वेश्चन क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Okay, in the next question, what we have given, the period of oscillation of a simple pendulum of length L suspended from the roof of a vehicle, which moves without friction down the inclined plane. अब आपका एक पास एक डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन है अल्फा, और यहाँ पर एक व्हीकल है, चलो हम इसको व्हीकल को एक बॉक्स की तरह ले लेते हैं, तो इस तरह से, और यहाँ पर आपका एक पेंडुलम है जो कि सपोज इस तरह से एंगल बना रहा है। तो हमें बताना है व्हाट इज द वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ दिस पेंडुलम। तो इसको कैसे निकालें? तो कभी भी अगर आपको पेंडुलम का क्वेश्चन आता है और आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो सबसे पहला काम आपका होता है जी इफेक्टिव निकालना। और जी इफेक्टिव क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास। ओके, तो अगर आप इस फ्रेम में बात करें, इन द फ्रेम ऑफ जो कि आपका एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ पर ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी एक्सेलरेशन ओके इस डायरेक्शन में है, और इसकी एक्सेलरेशन हमको दी है मूव्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये आपको यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसको कैसे निकाले जरा देखते हैं। तो हमारा जो ये यहाँ पर आपकी क्या दिया है हमें, रूफ ऑफ अ व्हीकल, जो ये व्हीकल है दैट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, इसकी जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी जी साइन एल्फा। ओके, तो अगर हम अपने बॉब का एफबीडी बनाएं इन दिस फ्रेम, इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस व्हीकल, तो इसका अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो इस पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक हम लगा देते हैं स्यूडो फोर्स बिकॉज ऑफ द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारा एक्सेलरेट कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगा दो। सो दैट इज योर जी साइन एल्फा, और इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर आपकी जो टेंशन होगी दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, सो दैट इज योर टेंशन, दैट शुड बैलेंस दिस पर्टिकुलर फोर्स। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द टेंशन। तो ये निकाल लेते हैं। तो इस केस में एंगल जो है इनके बीच में, ये एंगल जो है दैट इज एल्फा। तो 90 प्लस एल्फा इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा? जो रिजल्टेंट है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एम जी साइन एल्फा स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर प्लस 2mg साइन एल्फा एम जी। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन ऑफ 90 प्लस एल्फा। सो ये कितना बन गया देखो, एम जी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस एम जी स्क्वायर प्लस 2mg स्क्वायर साइन एल्फा, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एल्फा, इसका स्क्वायर रूट। सो इट कम्स आउट टू बी, देखो यहां पर आपका कितना आ गया, माइनस साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। अब आप देखोगे पहली टर्म और इस थर्ड टर्म को देखें तो हमें क्या मिलेगा, एम जी स्क्वायर माइनस एम जी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये बन गया हमारे पास। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, एम जी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें सो इट कम्स आउट टू बी एम जी साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा को हम कॉस स्क्वायर एल्फा लिख सकते हैं, इट कम्स आउट टू बी कॉस एल्फा। सो आपकी जो टेंशन है दैट विल बी एम जी साइन एल्फा। सो टी बाई एम विल बी जी कॉस एल्फा है यहाँ पर, so it is cos alpha g cos alpha. So this is your effective g. So the time period will be 2 pi under root L by g cos alpha. So the option A is correct. So that is the answer.